वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज हम इकोनॉमिक्स की कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिसे इस वीडियो में सोल्व करेंगे। सबसे पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ए लमसम टैक्स इम्पोज ऑन मोनोपोलिस्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर्स। कि जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उनके ऊपर लमसम टैक्स जो लगाया जाता है, एक मुश्त कर जो लगाया जाता है, वो उपभोक्ताओं के ऊपर शिफ्ट या परिवर्तित या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। और फिर द लमसम टैक्स बिकम्स ए पार्ट ऑफ हिज फिक्स्ड कॉस्ट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि जो एक मुश्त कर होता है, लमसम टैक्स होता है, वो एक तरह से क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट होता है, स्थिर लागत का भाग होता है, और ये उत्पादन की जो सीमांत लागत होती है उसको प्रभावित नहीं करता है। तो ये बिल्कुल दोनों जो स्टेटमेंट हमारे वो एक तरह से सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी। बोथ ए एंड बी आर जो है वो करेक्ट हैं, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है सेकंड, द केस फॉर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ। प्रोग्रेसिव टैक्स की अगर हम बात करें, प्रगतिशील कर, और प्रगतिशील कर क्या होता है, जो कर इनकम का लेवल बढ़ने के साथ में बढ़ता जाता है। तो ये एक तरह से एबिलिटी टू पे, जो कर दे क्षमता होती हैं उसको बताता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी, एबिलिटी टू पे, कर दे क्षमता जो होती हैं। नेक्स्ट है, According to Peacock and Wiseman's analysis, public expenditure increases। पिकोक और वाइजमैन का जो सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत है उसके अनुसार जो सार्वजनिक व्यय हैं वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से बढ़ता जाता है, तो उन्होंने बताया कि जो सार्वजनिक व्यय होता है वो एकदम तेज़ी से बढ़ता है। इन जग्स हम कह सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेब्ट रिडम्पशन मेथड इज ए प्रोसेस बाय विच मैच्योरिंग डेब्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू बॉन्ड्स एंड देयर इज नो लिक्विडेशन ऑफ द मनी बर्डन ऑफ डेब्ट। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिफंडिंग। नेक्स्ट है, फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड। जो फिस्कल डेफिसिट हैं उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो हमारे पास में क्या बचेगा, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, प्राइमरी डेफिसिट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर देंगे तो क्या बचेगा, प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट हमारा है, मर्केंटिलिज्म वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ। मर्केंटिलिज्म को हिंदी में हम कहते हैं जो वाणिज्यवाद हैं। ठीक है, उनका क्या मानना था अर्थशास्त्रियों का, कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती हैं उसमें एक्सपोर्ट तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक्सपोर्ट एक तरह से मैक्सिमम हो जाए, और जो इंपोर्ट हैं वो क्या होना चाहिए, कम से कम होने चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये जो आइडियोलॉजी हैं इसको एक तरह से हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद कह सकते हैं, नेशनलिज्म कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए इसमें एक्सपोर्ट तो हम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, मिनिमम कर रहे हैं, तो इस पॉलिसी को नेशनलिज्म कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन विल बेनिफिट। कि सरकार की जो संरक्षण की नीति हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी हैं, संरक्षण की नीति, वो किसके लिए लाभदायक होगी, तो जो फैक्टर हमारे पास में कम होते हैं, स्केयर होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक तरह से क्या होगी, ये बेनिफिट होगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ऑप्शन बी, स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि जो उत्पादन के साधन सीमित पाए जाते हैं, कम होते हैं, उनके लिए एक तरह से प्रोडक्शन की जो मेथड है, संरक्षण की जो नीति होती है वो लाभदायक होगी। नेक्स्ट हमारा है 8, the Stolper-Samuelson theorem postulates that the imposition of tariff by a nation causes the real income of nations।
रियल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टोपलर सैमुअल्सन थ्योरम जो है वो क्या बताती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से अगर हम कहें तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कि जो स्केयर फैक्टर हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद आइटम ऑफ लिस्ट 2 फ्रॉम द गिवन कोर्स। लिस्ट फर्स्ट में हमको कुछ इकोनॉमिक्स से उनके नाम दे रखे हैं और लिस्ट सेकंड में उनकी थ्योरीज दे रखी हैं। इनमें से सही कौन सा मैच करता है वो हमको बताना है। तो देखिए, एडम स्मिथ की अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज की। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारा, 3 आना चाहिए। उसके बाद में रिकार्डो की जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, कंपेरेटिव एडवांटेज, ठीक है, तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत था, तो फिर आना चाहिए हमारा 4। उसके बाद में ओलिन हेक्सर ओलिन की जो थ्योरी थी वो फैक्टर एंडोमेंट से रिलेटेड थी। तो साधन जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो फिर 2। और उसके बाद में हेबरलर की जो थ्योरी थी वो थी अवसर लागत के बारे में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 3, 4, 2, 1, तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 3, 4, 2, 1, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 10th, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज़ आइडियल इंडेक्स नंबर। बिल्कुल सही है कि फिशर का जो इंडेक्स नंबर है उसको आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, क्योंकि फिशर ने एक तरह से 134 फॉर्मूले जो थे उनकी स्टडी की थी और उसके बाद में उन्होंने अपना जो फॉर्मूला है वो दिया था। साथ ही साथ उनका जो फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई भी करता है, तो ये भी सही है। और फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड है और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो सबसे अच्छा एवरेज माना जाता है, इसलिए फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो आइडियल है। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है वो भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट हैं और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट हमारा है 11, एंडोजेनियस टेक्नोलॉजी चेंजेस इज नॉट काउज्ड बाय। एंडोजीनियस मतलब कि हिंदी में इसको अगर हम कहें, जो अंतर्जात तकनीकी परिवर्तन होते हैं वो किसके द्वारा नहीं होंगे। तो एंडोजीनियस की अगर हम बात करें तो इसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैं FDI, इससे एंडोजीनियस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया। कि भारत में जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम लघु मध्यम कुटीर उद्योग जो हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। इट कवर्स बोथ रजिस्टर्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है, फर्स्ट हमारा। फिर उसके बाद में इट्स क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर। पहले अगर हम बात करें 2020 से पहले तो केवल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है प्लांट और मशीनरी यही था, लेकिन अभी करंट में 2020 में टर्नओवर जो है उसको भी ले लिया गया है, तो ये भी सही है। उसके बाद में द 4th सेंसस ऑफ MSME इज़ फॉर द ईयर 2009-10, ये गलत है कि MSME की जो 4th सेंसस हैं वो कब हुई थी, 2006, हाँ 2006-7 के टाइम में हुई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज इन इंडिया। की जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं इंडिया में उसमें प्लांट और मशीनरी में निवेश की जो अधिकतम सीमा है वो कितनी है। तो देखिए अभी 2020 से पहले अलग थी और 2020 जो 1 जुलाई 2020 से इसमें चेंजेस हो गया है। माइक्रो की अगर हम बात करें तो माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट की अधिकतम सीमा है वो कितनी है, 1 करोड़ है और साथ ही साथ जो टर्नओवर है उसको भी ऐड कर दिया गया है। टर्नओवर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 करोड़।
स्मॉल की अगर हम बात करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो अधिकतम लिमिट उसकी कितनी सीमा है 10 करोड़ है और टर्नओवर कितना है 50 है। ठीक है, देखिए माइक्रो के लिए कितना है 1 करोड़ है और टर्नओवर है 5 करोड़। फिर उसके बाद में जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है 10 करोड़ है और जो टर्नओवर है वो कितना है 50 करोड़ का है। और जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना हो सकता है मैक्सिमम 50 करोड़ का और टर्नओवर जिनका कितना है एनुअल 250 करोड़ का। तो इस तरीके से जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उसमें निवेश इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना हो सकता है मैक्सिमम 10 करोड़। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन डी। ठीक है, केवल टर्नओवर के बारे में पूछा हुआ है, सॉरी केवल प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना है उसके बारे में पूछा हुआ है। टर्नओवर अगर पूछते हैं तो ईयरली टर्नओवर कितना होना चाहिए 50 करोड़ तक का हो सकता है। स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो माइक्रो हैं उसके लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी है 5 करोड़ है और जो मीडियम इंटरप्राइजेज उनके लिए कितनी है 250 करोड़ ये टर्नओवर है और इन्वेस्टमेंट कितना है 1 माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और जो मीडियम इंटरप्राइजेज उनके लिए कितना है 50 करोड़। नेक्स्ट है 14th, व्हाट इज द वेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। भारत में जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हैं उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उसको कितना भार दिया गया है 2011-12 के बारे में। ठीक है, वर्तमान में जैसे अगर हम देखें तो जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उनके लिए बेस ईयर कौन सा है 2011-12 और जो बेस ईयर होता है उसमें जो भार होता है वो कितना होता है 100 होता है। जैसे तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उसमें जो भार दिया गया है वो कितना है 77.63 है। तो जो हमारा 14 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 77.63। और माइनिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो माइनिंग सेक्टर का जो भार है वो कितना है लगभग 14% के आसपास है। ठीक है, 14.37 ये किसमें है माइनिंग सेक्टर का है और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कितना है 7.99 है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका कितना है 77.63। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 15th, मैच आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद आइटम्स ऑफ लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में जो हमको आइटम दे रखे हैं उनको लिस्ट 2 के साथ में हमको मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम भारत निर्माण योजना की बात करें तो भारत निर्माण योजना एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आधारभूत संरचना है इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनसे रिलेटेड हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट में हमारा क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। उसके बाद में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो हैं ठीक है वो किसके साथ में मर्ज हो गया है SGRY के साथ में। ठीक है, जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है उसके साथ में। तो फिर आना चाहिए हमारा 3। उसके बाद में इंदिरा आवास योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह से आवास से संबंधित हैं तो रूरल हाउसिंग। तो फिर क्या आना चाहिए 1। और उसके बाद में सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस। ठीक है, ये जो है वो किसके साथ में मर्ज हो गया है मर्ज विद SGSY। SGSY का फुल फॉर्म स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना होना चाहिए। ठीक है, तो 4 3 1 2। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है 16th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। निम्न में से कौन जो है वो पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये एक तरह से पब्लिक सेक्टर के लिए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर जो है ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया हैज़ क्लोज लिंक्स विद फूड सिक्योरिटी फॉर द
वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। और फिर हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ फेलियर इन इंडिया। तो देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट हमारा है वो तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड जो हमको दे रखा है वो एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो पीडीएस सिस्टम है वो एक तरह से फेल नहीं हुआ है, वो सक्सेस हो गया है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि ए तो ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियाज़ नेशनल इनकम एट प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट 2019-20 की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो नेशनल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान कितना है, लगभग 15 से 16% के आसपास है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है करंट में वो लगभग 53-54% के आसपास हैं, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उसका 29-30 के आसपास शेयर रेशियो है जैसे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन वो कितना है, 15% के आसपास है। नेक्स्ट है, द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं, तो ये जो है वो किसके साथ में से होना चाहिए, ऑप्शन लीड बैंक स्कीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द महलवाड़ी सिस्टम इन इंडियन एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस बाय। भारतीय कृषि में ब्रिटिश शासन के समय जो महलवाड़ी प्रथा है वो किनके द्वारा लाई गई थी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, उस समय जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन हमारा डी, लगभग ये 1820 या 1822 के आसपास वो लाए थे महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी।